गुड आफ्टरनून। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर चाइना ताइवान के ऊपर लेके आए। कि आप सबको ही पता है कि चाइना ताइवान इस टाइम बहुत ही हॉट न्यूज़ है। चाइना जो है चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग बोलते हैं कि जो ताइवान है वो एक ब्रेक अवे प्रोविंस है चाइना का, और इवेंचुअली उसको बीजिंग के कंट्रोल में आना ही पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि इस रीयूनिफिकेशन के लिए अगर उनको फोर्स भी यूज करनी पड़ी तो वो करेंगे। तो मतलब कि वॉर भी हो सकता है। इतने सीरियस है चाइना के लीडर्स। और जहाँ तक की बात है ताइवान की, तो ताइवान अपने आप को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री समझता है, और उसके पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स भी है। तो हम देखते हैं कि ये जो प्रॉब्लम क्राइसिस स्टार्ट हुआ इसका हिस्ट्री क्या है। पहले हम देखेंगे कि ताइवान इनिशियली चाइना के अंडर आया 17th सेंचुरी में, जो कि उस टाइम किंग डायनेस्टी थी चाइना में। उनके ऑक्यूपेशन में आया। उससे पहले जो था ताइवान आइलैंड, वो डच ट्रेडिंग कंपनी के अंडर भी रहा था। फिर 17th सेंचुरी में लेटर 17th सेंचुरी में किंग डायनेस्टी ने इस पर कंट्रोल कर लिया। फिर ये आपका फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर स्टार्ट हुआ। इस वॉर के बाद चाइना को जापान को ये ताइवान आइलैंड देना पड़ा, क्योंकि चाइना जापान से हार गया था। तो शिमोनोसेकी ट्रीटी थी 1895 की। इससे ताइवान जापान के पास चला गया और वर्ल्ड वॉर 2 के एंड होने तक जापान के पास ही रहा। ठीक है। फिर जो थर्ड डेवलपमेंट हुई वो थी कि जो किंग डायनेस्टी थी उसको ओवरथ्रो कर दिया गया 1912 की चाइनीज सिविल वॉर में, और एस्टेब्लिशमेंट हुई मॉडर्न जो स्टेट है रिपब्लिक ऑफ चाइना उसकी। ठीक है। तो जो रिपब्लिक ऑफ चाइना थी वो आपकी चियांग काई शेक की जो क्योमिंटांग पार्टी थी, क्योमिंटांग पार्टी थी KMT, वो कंट्रोल करती थी ROC, रिपब्लिक ऑफ चाइना। आप इसको ध्यान रखिएगा, रिपब्लिक ऑफ चाइना, क्योंकि आगे डिफरेंशिएशन होगा नेक्स्ट डेवलपमेंट्स में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होते होते आपका चाइना में, मेनलैंड चाइना में सेकेंड सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था KMT के बीच में और माओ जेडुंग की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच में। ठीक है। इसमें आपके कम्युनिस्ट वो जीत गए 1949 में, और उन्होंने मेनलैंड जो चाइना है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की एस्टेब्लिशमेंट की। तो आप देख रहे थे पहले ROC था, अब PRC हो गया, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये दोनों अलग अलग एंटिटीज है। जो आपका ROC था वो हारने के बाद ताइवान आइलैंड पे मूव हो गया, और वहां पर फिर इन्होंने रूल किया काफी डेकेड्स तक। ठीक है। अब जो PRC है, मॉडर्न डे में PRC जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वो ताइवान को अपना प्रोविंस कंसिडर करती है। वो किस बेसिस पे वो देखते हैं, PRC बोलती है कि जो ROC और PRC थे वो दो डिफरेंट फैक्शंस थे। जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी सेकेंड सिविल वॉर की, उसके दो डिफरेंट फैक्शंस थे और वो एक ही कंट्री के थे, जो कि चाइना।
अब लीगली तो वो जो था इनके बीच में क्लैश वो खत्म नहीं हुआ था, तो वो अभी भी दोनों दोनों एक ही कंट्री के एंटिटीज है। तो उस बेसिस पे ताइवान अभी भी मेनलैंड चाइना का पार्ट है। और जब इन्होंने कहा कि पीआरसी ने कि जबकि आपका अ, ताइवान मेनलैंड चाइना का पार्ट है, तो जो 1.3 बिलियन आपकी चाइनीज सिटीजन्स है, वो वो ही वोट कर सकते हैं कि ताइवान का सेसेशन मेनलैंड चाइना से होना चाहिए कि नहीं, ना कि 23 मिलियन जो आपके ताइवान के रेजिडेंट्स है। ठीक है, तो इन्होंने ये क्लेम किया। फिर आपकी नेक्स्ट डेवलपमेंट हुई कि ताइवान ने आर्ग्यू किया कि भाई हम तो कभी मॉडर्न जो चाइना स्टेट थे उसके पार्ट ही नहीं थे। कैसे? जो शिमोनोसेकी ट्रीटी थी 1895 की, उससे जापान को चला गया था ताइवान, हैंड ओवर कर दिया गया था। ठीक है, और आपका जो आरओसी था, रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो 1912 में आया, पर उस टाइम भी जापान का पार्टी था ताइवान। ठीक है, फिर आपका वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते कायरो डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन हुआ 1943 में, जिसमें कि जो एलाइड पावर्स थी उन्होंने कहा, जो यूएस यूके और चाइना थे जो एलाइड पावर्स, उन्होंने कहा कि भाई जो जापान है, उन्होंने जो जो चाइनीज एरिया छीन लिए है चाइना से, उनको वापस दिए जाएंगे वॉर खत्म होने के बाद। बट जो ये डिक्लेरेशन था, ये अनसाइंड था। ठीक है, ये अनसाइंड था। इससे क्या हुआ, ये लीगलाइज तो हो नहीं पाए डॉक्यूमेंट। सेकंड, ताइवान बोलता है कि जो जब जापान ने सरेंडर किया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो उन्होंने सिर्फ आर्मिस्टिस साइन किया था, जिसके जिससे टेम्पररी वॉर रुक जाता है। ठीक है, तो उसके उस आर्मिस्टिस में भी आपका कहीं पे मेंशन नहीं था कि ताइवान को हैंड ओवर कर रहे हैं हम वापस चाइना को। ठीक है, तो ये दोनों जो आपके आपकी जो डेवलपमेंट्स हुई थी, कायरो डिक्लेरेशन और आर्मिस्टिस, इनसे तो कहीं पे हुआ नहीं लीगली कि भाई ताइवान चाइना का पार्ट हो गया अब। तो ताइवान ये क्लेम करता है। ठीक है, इसी तरह से कुछ डेकेड्स ऐसे ही गर्मा गर्मी में निकल गए। फिर आपका 1980s में थोड़ा रिलेशंस इंप्रूव होने स्टार्ट हुए। उस दौरान जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, पीआरसी, उन्होंने आरओसी को, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ताइवान को कंट्रोल कर रहे थे, उनको बोला कि भाई वन कंट्री टू सिस्टम अडॉप्ट कर लीजिए आप। अब इसमें क्या था कि जो चाइना है वो डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स है, वो कंट्रोल करेंगे ताइवान के। और जो इसके बदले जो ताइवान है वो आपका अपना इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसका मतलब कैपिटलिस्ट मॉडल फॉलो कर रहा था ताइवान, उसको कंटिन्यू कर सकता है। जबकि आपका मेनलैंड चाइना में कम्युनिस्ट था, कम्युनिस्ट मॉडल चल रहा था उस टाइम भी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप कैपिटलिस्ट मॉडल फॉलो कर लीजिए, बस हम आपका फॉरेन और डिफेंस का सेक्टर को कवर करेंगे। ताइवान ने ये रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई आप एक काम कीजिए, हम आपसे रीयूनाइट हो जाएंगे, बट आप जो है अपना नाम पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना से चेंज करके रिपब्लिक ऑफ चाइना रख लीजिए। ठीक है, और अपने जो मेनलैंड चाइना है उसमें डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवा लीजिए। बट चाइना को ये बात पसंद नहीं है कि ये तो हमें ही बोल रहे कि हम चेंज हो जाए इनके, क्योंकि दोनों के मॉडल डिफरेंट थे। वहां पर कम्युनिस्ट मॉडल फॉलो हो रहा था आपका मेनलैंड चाइना में, और ताइवान में आपका कैपिटलिस्ट मॉडल फॉलो हो रहा था। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस कंटिन्यू होते रहे। अब
जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना था वो आपका आरओसी को लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं मानता था ताइवान का, तो कम्युनिकेशन ज़्यादा हो भी नहीं पाया, अनऑफिशियल कम्युनिकेशन चलता रहा बस। अब जो रिसेंट में जो आपके यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के हेड है नैन्सी पेलोसी, उनकी विजिट हुई, ये आप सबने न्यूज़ में देखा होगा। तो बीजिंग ने कहा कि ये जो विजिट है ये बहुत ही डेंजरस है। आप वहाँ की जो गवर्नमेंट है ताइवान की उसको लीगलाइज कंसिडर करवा रहे हो, डिप्लोमेटिक रिलेशंस डेवलप कर रहे हो। तो बीजिंग ने आपका मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी ताइवान के स्ट्रेट में। अब देखते हैं कि मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस जगह हुई। ये जो ग्रीन पोर्शन है आपका, ये ताइवान का टेरिटोरियल वाटर है। ये आपका ताइवान की मैरीटाइम बॉर्डर भी आपको दिख रहे होंगे। तो जो ये रेड पोर्शन है, यहाँ यहाँ पर आपका ड्रिल्स कंडक्ट की गई थी। तो आप देख रहे हैं ये टेरिटोरियल वाटर में था ताइवान के, और जो मिसाइल्स भी थी जो फायर की गई वो ताइवान मेनलैंड के ऊपर से जा रही थी। ठीक है, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। अब ताइवान मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, ये डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। डेटरेंस का मैंने मतलब आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था, एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है ये, जिससे एग्रेसर को डराया जाता है कि भाई आप वॉर करोगे तो आपको जितना बेनिफिट होगा उससे ज्यादा आपको नुकसान हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट आपके न्यूक्लियर डेटरेंस में भी यूज होता है। तो यही डेटरेंस की प्रैक्टिस चल रही है दोनों कंट्रीज की तरफ से। अब हम देखते हैं चाइना के कंसर्न्स क्या है, कि भाई चाइना इस तरह से रिएक्ट क्यों कर रहा है। पहले वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो ये कहता है कि एक ही सॉवरेन स्टेट है चाइना के नाम से। ठीक है, चाइना के नाम से एक ही सॉवरेन स्टेट है, और उसकी जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है वो पीआरसी है, और ताइवान चाइना का पार्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये है, और इसका मतलब ये है कि जो दो आपके नेम यूज हो रहे हैं चाइना के, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड आरओसी रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो गलत है, और जो ताइवान इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ने कहा कि अगर किसी कंट्री को, किसी थर्ड पार्टी को, मतलब यूएस, इंडिया, पाकिस्तान, किसी भी कंट्री को अगर हमारे साथ आपका डिप्लोमेटिक रिलेशंस डेवलप करने हैं, तो उनको रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि ताइवान की गवर्नमेंट है उसके साथ रिलेशंस ब्रेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तब हम बायलैटरल रिलेशंस बनाएंगे। बट आपका इसमें फुल सक्सेस नहीं मिली चाइना को। कैसे, देखते हैं। पहले तो चाइना ने जैसे कहा कि भाई कोई भी आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बनाएगा, बट उन्होंने आपका इकोनॉमिक, ठीक है, सोशल एंड अदर टाइप ऑफ रिलेशंस दैट आर नॉट डिप्लोमेटिक, वो अगर कोई कंट्री डेवलप करता है ताइवान के साथ तो उसमें मना नहीं है, तो वो कर सकते हैं। इसी तरह से आपका ताइवान, आपका इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर्स अलग अलग कंट्री ने अपनी अपने जो टेरिटरीज में ओपन किए हुए हैं, जो कि डी फैक्टो एम्बेसीज का काम करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपके 15 कंट्रीज ऐसी है वर्ल्ड की जिनके डायरेक्ट डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी है ताइवान के साथ। अब आप सोचेंगे कि ये 15 ही कंट्रीज क्यों है। दरअसल पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और आरओसी में एक रेस लग गई थी कुछ डेकेड्स पहले, कि कौन कंट्री रिकॉग्नाइज करती है उसकी गवर्नमेंट को। जो पीपल रिपब्लिक चाइना, जो चाइना है मेनलैंड चाइना की, उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा थे, वो आपके लोन्स दे सकते थे, इन्वेस्टमेंट कर सकते थे हैवी हैवी। बट आपका ताइवान है, वो तो छोटा कंट्री है ना, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है
जितने बीजिंग के पास थे। तो जो अफ्रीकन कंट्री, सब साहारन कंट्रीज है और आपका साउथ अमेरिका की कंट्रीज है, उन सबको इस तरह के लालच दे दे के बीजिंग ने अपनी तरफ कर लिया। ठीक है, तो रिपब्लिक ऑफ चाइना को ये बात समझ में आ गई, ताइवान को कि भाई हम बीजिंग से compete नहीं कर सकते इस रेस में। ठीक है, तो अब 15 कंट्रीज ही है जो वर्ल्ड में जो रिकॉग्नाइज करती है ताइवान को लेजिटिमेट गवर्नमेंट को। इसके साथ साथ आपका जो ताइवान है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में भी है, 38 है, जैसे कि आपका WTO, ठीक है, आपका एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, एशिया डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ कि जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, ताइवान की जो गवर्नमेंट है, वो 1971 तक यूएन का पार्ट भी रही है। 1971 से पहले पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो बीजिंग की गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट है, उसको यूएन कंसिडर नहीं करता था लेजिटिमेट। ठीक है, 1971 के बाद आरओसी को रिमूव कर दिया और पीआरसी को इन कर लिया यूएन ने। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यूएसए सपोर्ट टू ताइवान। फर्स्ट जनवरी 1979, इस दिन आपका यूएसए ने वन चाइना पॉलिसी अडॉप्ट कर ली थी। अब वन चाइना पॉलिसी अडॉप्ट करने के बाद आपका आरओसी से तो रिलेशंस ब्रेक अवे करना पड़ता डिप्लोमेटिक, तो यूएस को करना पड़ा। ठीक है, बट यूएस को फील हुआ कि आपका जो वन चाइना पॉलिसी जो ट्रीटी हुई, इन्होंने एक्सेप्ट की पीआरसी के साथ, उसमें ताइवान के डिफेंस से रिलेटेड हमने कुछ इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, तो आपका अप्रैल ऑफ 1979 में ही ताइवान रिलेशन एक्ट यूएस लेके आया और ताइवान के साथ साइन किया। पहले हम स्टेटस देख लेते हैं ताइवान का क्या है यूएस के लिए। यूएस एक्नॉलेज करता है कि ताइवान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट है, बट रिकॉग्नाइज नहीं करता। इन दोनों वर्ड में डिफरेंस है, एक्नॉलेज और रिकॉग्नाइज में। एक्नॉलेज का जैसे कि भाई हमें नॉलेज है कि आप बोल रहे हो ये बात कि ताइवान हमारा पार्ट है, और रिकॉग्नाइज का मतलब है कि वो एज अ फैक्ट एक्सेप्ट करते हैं। तो यूएसए एक्नॉलेज करता है, ना कि रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, सेकंड, ताइवान बोलता है कि यूएसए अपोज करता है ताइवान इंडिपेंडेंस, बट यूएसए जब अपनी स्टैंड रखता है ताइवान को लेके, वो कहता है कि वी यूएसए डज नॉट सपोर्ट। ठीक है, अपोज नहीं बोलता है वो कहता है वी डज नॉट सपोर्ट ताइवान इंडिपेंडेंस। मतलब यूएसए को जो एंड रिजल्ट है इनके रिलेशंस का, उससे मतलब नहीं है। ताइवान चाइना का पार्ट बन जाए कोई दिक्कत नहीं है यूएस को, बट वो पीसफुली होना चाहिए। ठीक है, दोनों पार्टी की अंडरस्टैंडिंग और यूनानिमस डिसीजन से होना चाहिए, ना कि चाइना फोर्सफुली ताइवान को अपना पार्ट बना ले। ठीक है, तो ताइवान रिलेशन एक्ट जो था, इसके लिए जो मिलिट्री प्रोविजंस थे, उसमें ये कहा गया कि जो आर्म्स है यूएस को प्रोवाइड करवाने ताइवान को ऑफ डिफेंसिव नेचर, डिफेंसिव नेचर, नॉट अटैकिंग नेचर। ठीक है, अपना डिफेंस कर सके ताइवान, इस तरह के वेपन्स प्रोवाइड करने। दूसरा कि यूएस को अपनी जो पावर है इतनी डेवलप करके रखनी है कि कोई फोर्स
यूज करे अगर चाइना सिक्योरिटी, इकोनॉमिक या सोशल लाइफ को ताइवान सिटीजन्स के डिस्टर्ब करने को, तो यूएस उनका डिफेंस कर सके। ठीक है, यहाँ पर नॉट ओनली सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ऑल्सो। अगर इकोनॉमिक ब्लॉकेड अगर चाइना कर देता है ताइवान का, ठीक है, सराउंड करके अपने वॉरशिप्स को, तब भी यूएस को इंटरफेयर करना पड़ेगा, वो भी मिलिटरीली। ठीक है, इसी के चलते यूएस ने आपका जो ताइवान की मिलिट्री आर्मी है उसको ट्रेन भी किया है, F-16 जेट्स भी प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, हार्पून मिसाइल भी प्रोवाइड किया है। साथ साथ जो थियोडोर रूजवेल्ट का जो ग्रुप है आपका एयरक्राफ्ट कैरियर्स का, वो साउथ चाइना सी में प्रेजेंट है एट द टाइम, ताकि पीस मेंटेन रहे। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं यूएस की आइलैंड चेन स्ट्रेटजी। ये आइलैंड चेन स्ट्रेटजी 1951 में आई थी। इसके अकॉर्डिंग देयर वुड बी 3 चेन्स, ठीक है, जो कि यूएस फ्रेंडली आइलैंड्स है। फर्स्ट चेन जो है आपको आपके सामने दिख रही है। सेकंड चेन है वो यहाँ पर गुआम के यहाँ से गुजरती है, और थर्ड चेन यहाँ हवाई आइलैंड दिख नहीं रहा, इसलिए आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। थर्ड चेन आपका हवाईन आइलैंड से गुजरती है। ये जो चेन्स है, इनके पीछे स्ट्रेटजी को लाने का रीजन ये था कि जो कम्युनिज्म स्प्रेड हो रहा था अलग अलग कंट्रीज में, उसको रोकने के लिए, उसका स्प्रेड को रोकने के लिए, टू फॉर द कंटेनमेंट ऑफ पीपल रिपब्लिक चाइना एंड यूएसएसआर। अब यूएसएसआर तो रहा नहीं, तो मेन फोकस अब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना पे ही है इस आइलैंड चेन स्ट्रेटेजी का। ठीक है, अगर चाइना ताइवान को अब फोर्सफुली ले लेता है, तो यूएस ऑफिशियल्स का मानना है कि आपका जो सेकंड आइलैंड चेन जो कि गुआम, जो कि सेकंड आइलैंड चेन गुआम, और हवाईन जो कि थर्ड आइलैंड चेन है, इस पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो चाइना को मोर एरिया मिल जाएगा अपना पावर असर्ट करने के लिए, और इससे आपका जो यूएस की जो इमेज है यहाँ पर एज ए सुपर पावर की, जो वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए यूएस फॉरेन पॉलिसी नहीं चाहती कि ताइवान यूएस चाइना का पार्ट बन जाए। ठीक है, जो थर्ड कंसर्न है चाइना का, वो अग्रीमेंट्स एंड एक्सरसाइजेस काउंटरिंग चाइना, जिसमें कि फर्स्ट है आपका क्वाड। जो क्वाड ग्रुप है आपका यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया का, इनका जो स्टेटेड गोल है वो तो है कि भाई पीस मेंटेन करना है इन ओपन एंड फ्री एरिया इन इंडो पैसिफिक रीजन। बट जो अनस्टेटेड गोल है वो है कंटेनमेंट ऑफ चाइना इन इट्स बैकयार्ड। अब अभी जो रिसेंट क्वाड की जो मीटिंग हो रही थी जापान में भी, इसके दौरान आपका ये रशिया एंड चाइना ने मिलके एयरक्राफ्ट सॉर्टीज भी की जापान के ऊपर से। उस मीटिंग जब कंडक्ट हो रही थी उसके टाइम, तो आप समझ सकते हैं कि क्वाड कितना इफेक्ट कर रहा है साइकोलॉजिकली चाइना को। ऑल्सो जो इंडिया का पर्सपेक्टिव में आते हैं, तो जैसे इंडिया का आपका टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है, तो यूएस के जो ऑफिशियल्स है, नेवी ऑफिशियल, उन्होंने कल स्टेटमेंट दी है कि क्वाड तो एक फ्रंट है ही जो इंडो पैसिफिक रीजन में, बट जो इंडिया का जो टेरिटोरियल एरिया भी है, जैसे कि आपका अक्साई चिनका और आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, वहां से भी अगर इंडिया प्रेशर बनाएगा तो सेकंड फ्रंट का काम कर सकता है, जिसकी वजह से पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का जो एनर्जी है वो डाइवर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्वाड इस स्ट्रेटेजी का पार्ट है।
सेकंड है आपका ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस का ग्रुप बना है अभी रिसेंटली, और इसमें आपका यूएस एंड यूके ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स प्रोवाइड करेंगे। थर्ड है आपका मालाबार एक्सरसाइज, यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, तो ये आपके एक्सरसाइज एंड अग्रीमेंट्स है। अब हम देखते हैं इंडिया स्टैंड। इंडिया ने 1949 में ही अडॉप्ट कर लिया था वन चाइना पॉलिसी को, जिसके चलते उन्होंने ताइवान को और तिब्बत को चाइना का पार्ट मान लिया था। इस वजह से आरओसी के साथ रिलेशंस तोड़ने पड़े। ठीक है, बट जो आपके ये वन चाइना पॉलिसी है, इसको इंडिया डिप्लोमेटिक पॉइंट पे यूज करता है कि भाई अगर वन चाइना पॉलिसी है तो आप वन इंडिया पॉलिसी को फॉलो कीजिए, जो कि कश्मीर हमारा पार्ट है और अरुणाचल प्रदेश भी हमारा पार्ट है, इसको आप मानिए। ठीक है, बट अब जो है 2010 से जो इंडिया और चाइना की जो जॉइंट स्टेटमेंट्स होती है, उसमें इंडिया ने अपना वन चाइना पॉलिसी का स्टैंड को रीट्रेट करना बंद कर दिया है। इसका रीजन ये है कि चाइना अब जेएनके की पोजीशन पे पाकिस्तान की पोजीशन से ज्यादा अलाइन होने लग गया है। कैसे? जो सी पैक आपका प्रोजेक्ट है, गिलगिट बाल्टिस्तान से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, उसमें आपका चाइना बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरी कंट्रीज को इनवाइट कर रहा है कि भैया पार्ट पार्ट लीजिए। दूसरी तरफ चाइना बोलता है कि जो भाई G20 समिट होनी है 2023 में कश्मीर में, वो आपका गलत करवा रहे हैं इंडिया, कि भाई JNK डिस्प्यूटेड एरिया है। तो सीपैक जब चाइना करवा रहा था, उसमें सबको इनवाइट कर रहा था, तो उसको जब नहीं लगा कि ये डिस्प्यूटेड एरिया है, ठीक है, तो ये चाइना का दोगलापन इससे दिख जाता है। सेकंड आपका, जब से आर्टिकल 370 इंडियन गवर्नमेंट ने हटाया है, उसको मतलब अमेंड किया है, तब से चाइना बौखला सा गया है। अ, पाकिस्तान के बैकिंग से, पाकिस्तान के बार बार कहने से, अब चाइना यूएनएससी में बार बार कश्मीर के टॉपिक को उठाने की कोशिश करता है, बट उसमें वो कामयाब हो नहीं पाता, क्योंकि उसमें वीटो का प्रोसेस है। तो बार बार कोशिश कर रहा है फिर भी। और दूसरी जगह चाइना बोलता है कि भाई JNK जो है वो आपका बायलैटरल मैटर है, तो वो आपका वर्ल्ड लेवल पे क्यों लेके जा रहा है उसको बार बार। तो ये दोगलेपन है चाइना के, जिसकी वजह से इंडिया ने अपना स्टैंड चेंज करना स्टार्ट कर दिया। और जब अभी नैन्सी पेलोसी की जो विजिट थी, उसके बाद चाइना ने इंडिया से कहा कि भाई आप अपना स्टैंड फिर से रिट्रेट करो। तो इंडिया ने बोला कि भाई जो इंडिया का स्टैंड है वो सबको पता है, और उसको हम बार बार रिपीट नहीं करने वाले। इस एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट के दो आपके मतलब निकल के आते कि इंडिया जो है चाइना का जो फोर्सफुली अगर ताइवान को अगर अपना पार्ट बनाने की कोशिश करता है, तो इंडिया उसका सपोर्ट नहीं करने वाला। सेकंड, कि भाई जो इंडिया का स्टेटमेंट है उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लिया जाए। ठीक है, और अगर इंडिया उसको फिर से रिट्रेट करता है तो यही समझा जाएगा कि भाई वी सपोर्ट वन चाइना पॉलिसी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देखते हैं इंडिया रिलेशन विद ताइवान। इंडिया ने 1991 में अपने ईस्ट एशियन कंट्री एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक, सिक्योरिटी एंड कल्चरल रिलेशंस इंक्रीज करने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया था 1991 में, जिसके चलते ताइवान के साथ भी 1995 में इंडिया ने अपने रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस एस्टेब्लिश कर लिए दोनों कंट्रीज ने। ठीक है, जो कि डिफैक्टो एम्बेसीज का काम करते हैं।
ठीक है। सेकंड आपका इकोनॉमी। 2018 में आपका बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट किया गया दोनों कंट्रीज के बीच में, और 2011 में आपका डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंड कस्टम म्यूचुअल असिस्टेंस एग्रीमेंट किया गया। अब इन चीजों के चलते जो आपका 934 मिलियन डॉलर जो ट्रेड था 1995 में, वो इंक्रीज होके 7.5 बिलियन हो गया है बाय 2019। तो आप देख रहे हैं ग्रोथ हो रहा है दोनों कंट्रीज के ट्रेड में। थर्ड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो ताइवान है वो आपका टेक्नोलॉजिकल सुपर जाइंट है। इंडिया ने ताइवान के साथ आपका एग्रीकल्चर, फूड साइंस, ठीक है, और आपका रिन्यूएबल एनर्जी, चार्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, बैटरी टेक्नोलॉजी, और हाल में आपका फॉक्सकॉन ने $5 बिलियन महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट करने का कमिटमेंट किया है। फॉक्सकॉन जो है आपका एक ये चिप मेकिंग कंपनी है, सेमीकंडक्टर कंपनी है, ताकि इंडिया में भी सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री सेटअप हो। इसी के चलते हम देखते हैं कि अगर ताइवान के ऊपर अगर चाइना अटैक कर देता है तो सेमीकंडक्टर शॉर्टेज जो चल रही है उसमें और भी बड़ा इशू आने वाला है सप्लाई चेन में। क्यों? क्योंकि आपकी जो दो कंपनीज है ताइवान की, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन एंड यूनाइटेड आपका यूएमसी, तो इन दोनों का शेयर अराउंड 50% है वर्ल्ड की चिप मेकिंग सेमीकंडक्टर सप्लाई में। ठीक है, तो अगर चाइना उनको ताइवान को टेक ओवर कर लेता है तो और भी ज्यादा इशू हो जाएगा सेमीकंडक्टर शॉर्टेज में। फोर्थ है आपका एजुकेशन सेक्टर। 2010 में इंडिया और ताइवान ने अपना एग्रीमेंट किया टू रिकॉग्नाइज ईच अदर्स डिग्रीज, ठीक है, और अराउंड 7 और 8 ताइवान एजुकेशन सेंटर्स भी खुले हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, इंडियन यूनिवर्सिटीज में। फिफ्थ है आपका कल्चरल एंगेजमेंट, जिसके अंडर जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं उसमें ताइवान की जो मूवीज है वो दिखाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इफ चाइना इन्वेड्स ताइवान। अब हमें पता है कि जो अगर कोई कंट्री के जो लोग हैं अगर अपनी कंट्री को डिफेंड करना चाहते हैं तो किस तरह से वो एग्रेसर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे कि हम रशिया और यूक्रेन के सिचुएशन में देख रहे हैं। रशिया का जो अब जो इन्वेजन है वो एक तरह से टेरिटोरियली धीमा हो गया है, रुक सा गया है। ठीक है, हालांकि यूक्रेन की जो आर्मी है उसके इतनी पावर नहीं है कि वो अपनी जो ऑक्यूपाइड टेरिटरी उसको वापस ले ले, बट उन्होंने उनका जो मूवमेंट थी अ, उसको रोक दिया है। ठीक है, तो उसी तरह से अगर चाइना ताइवान पे अटैक करता है तो इन्वेजन विल बी लॉन्ग स्ट्रेच एंड कैजुअलिटीज विल बी हाई। देखो आपका ऑक्यूपाई करना और अटैक करना दोनों अलग चीज है। चाइना चाहे तो ताइवान के ऊपर बाय एयर मोड अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट वो ऑक्यूपाई नहीं करना कहना कहा जाएगा कि वो ऑक्यूपाई कर लिया। ऑक्यूपाई तो तभी कर पाएगा जब वो अपना सी रूट से आके ताइवान के जो बीचेस है उस पे उतरे, अपनी फोर्सेस को उतारे और वो एरिया को कैप्चर कर ले, सारे एरिया को। बट जो ताइवान है यूएस की हेल्प से वो इतना सक्षम हो गया कि उसने अपने सारे बॉर्डर्स को बिल्कुल लैंड माइन से और अलग अलग वेपन से, मिसाइल सिस्टम से भर दिया है।
ठीक है? इसको पोर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी बोलते हैं। पोर्क्यूपाइन एक एनिमल है जिसके आपके नीडल्स टाइप के स्ट्रक्चर है उसकी बॉडी पे। तो अगर कोई एनिमल उसको अटैक करता है तो वो एग्रेसर एनिमल को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है, उसके जो नीडल्स है बॉडी पे। तो वही पोर्क्यूपाइन स्ट्रैटेजी ताइवान ने अपने डिफेंसिव जो स्ट्रैटेजी है उसमें अप्लाई कर रखा है, ठीक है? सेकंड आपका जैसे रशिया का आप देख रहे हो कि जो इकोनॉमी है किस तरह से बैड सिचुएशन में जा रखी है, रिसेशन आ रखा है। तो उसी तरह से चाइना की जो इकोनॉमी है पहले ही अभी बहुत बुरी हालत में है। क्राइसिस की सिचुएशन आ रखी है। तो उसमें वॉर पे जो एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है? और जो वेस्टर्न पावर्स जो सैंक्शंस लगाएगी, उससे इकोनॉमी और ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी। तो जो चाइना का स्टेटस एज़ अ सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, उसपे कहीं न कहीं इफ़ेक्ट पड़ेगा। थर्ड आपका जो इन्वेस्टमेंट्स है, फॉरेन एफडीआई इन्वेस्टमेंट है, ठीक है? तो चाइना फेवरेबल कंट्री है उसके लिए, तो वो एफडीआई उठ जाएगा वहाँ से। एमएनसीज़ है वो एग्ज़िट कर जाएगी। अभी जो रिसेंट कुछ दिनों पहले जो एप्पल कंपनी है उन्होंने कहा कि हम इंडिया में अपना सप्लाई चेन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। चाइना से मूव करके थोड़ा बहुत मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो चाइना की जो अभी सिचुएशन चल रही है वर्ल्ड लेवल पे, उसकी वजह से हमें आगे चल के सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना होए, इसलिए हम मूव कर रहे हैं। क्योंकि हर कोई जो कंपनी है वो एक पीसफुल एंड स्टेबल आपका गवर्नमेंट चाहती है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चाहती है, ठीक है? तो ये सब जो है एमएनसीज़ को अब अपना जो एस्केप करने का वहाँ से मूव करने का ख़्याल आ रहा है और इंडिया को इससे बहुत बेनिफिट होगा, ठीक है? और भी कंपनीज़ इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेगी, ठीक है? फोर्थ है आपका अब जैसे जो ताइवान रिलेशन एक्ट है 1979 का, उसके चलते यूएस को डिफेंड तो करना पड़ेगा, अगर चाइना अटैक करता है। इस वजह से यूएस और चाइना में वॉर भी हो सकता है और अब जैसे आपका कंट्रीज़ का एक्सिस बनता जा रहा है, जैसे चाइना और रशिया क्लोज़ आ गए काफ़ी, ठीक है? और यूएस के साथ नाटो तो है ही। तो इससे वर्ल्ड वॉर 3 की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है? अब हम वे फॉरवर्ड देखते हैं। अब 1971 में जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, जो ताइवान की जो ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा था ताइवान को, उसको निकाल दिया गया यूएन से। बट ताइवान को वापस यूएन पे लाने की ज़रूरत है, ताकि जो दूसरी कंट्रीज़ है, वो भी रिकॉग्नाइज़ करे ताइवान को और इससे चाइना के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी इंक्रीज़ किया जाए वर्ल्ड लेवल से, ठीक है? अब जो वर्ल्ड ऑर्डर है, यूएन वर्ल्ड ऑर्डर, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कैसे आपका यूएनएससी इनएफिशिएंट रहा रशिया और यूक्रेन वॉर को लेके वीटो कर दिया गया, ठीक है? तो यहाँ पर अब बहुत ही बढ़िया अपॉर्च्युनिटी है वर्ल्ड कंट्रीज़ के पास कि यूएन वर्ल्ड ऑर्डर को रिफॉर्म कर दिया जाए। जो इंडियन डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने भी यूएन पे यूएनएससी में अभी कहा कि भई जिस तरह की सिचुएशन वर्ल्ड सिचुएशन चल रही है, उसके चलते जो यूएन का वर्ल्ड ऑर्डर है, जो स्ट्रक्चर है, उसको उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है, ताकि मोर रिप्रेजेंटेटिव, मोर लेजिटिमेट उसको समझा जाए, ठीक है? अब लास्ट जो है वो इंडिया के लिए है कि भई इंडिया अपने जो अभी रिलेशंस डेवलप कर रही है ताइवान के साथ, उसको और डीपेन करे, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली उसको और हाई लेवल तक लेके जाए, ठीक है? इंडिपेंडेंट उसको अभी रिकॉग्नाइज़ ना करे वन चाइना पॉलिसी के चलते, क्योंकि फिर चाइना के साथ डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगी और ज़्यादा।
बट इस लेवल तक ले जाए कि रिलेशंस जो है चाइना पे प्रेशर बना सके, ठीक है? और इससे जो इंडिया का डिस्प्यूट भी है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, उस पे भी प्रेशर बनाया जा सके, ठीक है? तो यही है आज की क्लास के लिए। आपको किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए। ओके, तो ये जो है हमारी हमने सीरीज़ स्टार्ट की है एक डिकोडिंग द ड्रैगन चाइना। तो इसमें हम अलग-अलग कंट्रीज़ के साथ जो चाइना के रिलेशंस है, उसको हम देखेंगे। तो चाइना ताइवान पहला लेक्चर है हमारा उस सीरीज़ में, और इसी तरह से हम नेक्स्ट जो है वीकेंड पे इंडो चाइना को देखेंगे, फिर उसके बाद यूएस चाइना को कवर करेंगे, रशिया चाइना के रिलेशंस भी देखेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक हम इंडो चाइना को पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे 2 लेक्चर्स में, सैटरडे और संडे को, ठीक है? थैंक यू।